हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो हमारी लेसन नंबर 3 के ऊपर आखिरी वीडियो होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 से। आई बात समझ में? तो जिनको भी वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667366336। दूसरी बात भाई, कईयों ने कमेंट किया कि जिनका एग्जाम कल है, इस जागरे खेल है, कल तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भाई इसके आगे आने वाले चैप्टर्स जितने भी हों वो थ्योरेटिकल है ज्यादातर, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी ज्यादा उनमें, तो आप आराम से उसे ठीक है घर पे स्टडी कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके एग्जाम, क्योंकि मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी के किस अकॉर्डिंग बनाई हुई है और किस कोर्स में किस डेट को इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो कईयों का 28 को भी है, कईयों का 31 को भी है, तब तक वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि संडे तक मैं सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सीरीज कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और भाई बुक पढ़ लेना क्योंकि इसके बाद ग्राफ वाले कंसेप्ट जो थोड़े से कॉम्प्लिकेट कंसेप्ट थे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप थ्योरी वाले कंसेप्ट आराम से इससे आगे आने वाली चैप्टर्स के पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी वो आएगी लास्ट चैप्टर में, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बाकी तो मैं यही कह सकता हूं। अब फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जहां पे हम बात करनी है रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स। तो पहले इसको समझते हैं। रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स, हमारे आखिरी के दो कंसेप्ट रह गए हैं, एक तो रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स, दूसरा मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर फॉर 1%। तो पहले यहां समझते हैं रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स। रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स का मतलब क्या है कि देखो, हमने पिछली कुछ वीडियोस में टैक्स के ऊपर काफी चीजें स्टडी किया था। ठीक है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है और वो अलग अलग पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग अलग टाइप के टैक्स लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। कि जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, जैसे इनकम कम हो जाएगी टैक्स कम लगेगा। ठीक है, इनकी ब्रैकेट्स होते हैं टैक्स लगाने के भी वो, लेकिन वो इनकम टैक्स के बारे में है। हमें सिर्फ यहाँ पे सीरियस होता टैक्स होता क्या था। अब रिबेटिंग का मतलब क्या है कि देखो, कई बार गवर्नमेंट टैक्स में छूट भी देती है, कई बार एक्स्ट्रा भी लगाती है, तो कई बार छूट भी देती है। ठीक है, टैक्स में, ताकि वेलफेयर लॉस ना हो, है ना। गवर्नमेंट का गोल क्या रहता है, वेलफेयर का लॉस ना हो, लोगों को ये ना लगे कि हमारी इनकम का एक मेजर पार्ट तो गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो हम क्या करेंगे पैसे कमा के, हमारे पास तो बहुत कम पैसा बच रहा है, हम उससे कंजप्शन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करनी है टैक्स देने की वजह से। लेकिन तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को हटाने के लिए टैक्स में रिबेट देना शुरू कर दिया पर यूनिट। ठीक है, टैक्स रिबेट। अब यहां देखिए, तो रिबेटिंग अपर यूनिट टैक्स रेफर्स टू रिटर्निंग अ पोर्शन ऑफ टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू का एक पोर्शन वापस रिटर्न कर देना, कलेक्टेड टू कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर। जो उन्होंने कहां से लिया था, कंज्यूमर से लिया था, प्रोड्यूसर से लिया था। ठीक है, टू ऑफसेट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द टैक्स, ताकि वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि जो मैंने बताया अभी कि इनकम कम हो जाती है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट इस काम को करती है। ठीक है, वेज क्या होते हैं इसके, या तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होते हैं अकाउंट्स में, या फिर बाय रिड्यूसिंग अदर टैक्सेस, या फिर कुछ अदर टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे ज्यादा टैक्स लिया है तो कहीं और पे टैक्स क्या करती है, कम कर देती है। ठीक है, गोल क्या होता है, मिनिमाइज वेलफेयर लॉस। एक तो वेलफेयर लॉस क्या उसके मिनिमाइज हो सके, ठीक है, फ्रॉम द टैक्स। और इसी वजह से ना गवर्नमेंट एक काम और करती है, गवर्नमेंट जहां टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो कई लोग हो सकता है कि टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टैक्स ना भरे हो सकता है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से टैक्स गवर्नमेंट से छुपाने की कोशिश करेंगे, अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करेंगे, जिससे गवर्नमेंट कहेंगे नुकसान ही होना है, तो इससे अच्छा ये होगा कि गवर्नमेंट उस टैक्स को कम ही कर दे। ठीक है, उस चीज के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेती है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन ऑफ टैक्स इन मोर इक्विटेबल मैनर। और जो बर्डन ऑफ टैक्स है उसको आराम से दोनों ही ग्रुप्स में, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब यहां से मैं एक बात और समझाऊंगा, गवर्नमेंट कई बार कुछ चीजों पर एक्सेसिव टैक्स लगाती है और वो जरूरी भी है। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, गुड्स दो तरह के होते हैं, तो नीड्स एक होता है कि भाई मैं बात करूं अल्कोहलिक गुड्स की, अल्कोहलिक गुड्स सबसे ज्यादा टैक्स रिवेन्यू आता है अल्कोहलिक गुड्स से गवर्नमेंट को। अब बात है कि भैया प्रोड्यूसर पे अल्कोहल, जो भी अल्कोहलिक गुड्स के प्रोडक्शन करती है ऐसी कंपनी, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आईटीसी। ठीक है, तो जो भी ऐसी कंपनीज जो है जो अल्कोहलिक गुड्स यानी कि कहीं ना कहीं नशे वगैरह के सामान प्रोड्यूस करती है, उन पे एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है। अब बाद में टैक्स लगाने का ही बेनिफिट होता है, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे, उन प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाएगी, ठीक है, जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं अल्कोहलिक है, तो उन पर टैक्स ज्यादा लगेगा।
और जब ऐसे गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो कम से कम वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर, कुछ तो टैक्स भरेंगे नहीं। मैंने कहा था कि टैक्स जो होता है प्रोड्यूसर लगता है, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, वो प्रोड्यूसर क्या कर देंगे, उस टैक्स को प्राइस में ऐड कर देंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, एक सिगरेट है, ठीक है, एक सिगरेट है या फिर एक सिगार है, सिगरेट है, कुछ भी है, वो मान लो 9 रुपए का प्राइस पड़ता है उसे मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन गवर्नमेंट बोली मैं तो एक पर यूनिट टैक्स पे, यहाँ पे पर यूनिट मैं ना एक सिगार पे लूंगी 9 रुपए का टैक्स, मतलब मैं लूंगा 9 रुपए का टैक्स। गवर्नमेंट साफ कह दे कि 9 रुपए अभी तो चाहिए भाई टैक्स के, पर यूनिट टैक्स बता रहा हूं मैं ये सिगार पे। अब 9 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग आई, 9 रुपए का क्या पड़ा है। अब कंपनी कह रही है भाई हम तो कम से कम नहीं तो 5 रुपए प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो 9 और 9 18 प्लस में 5 तो कितना हो गया हमारा, 23 रुपए हो गए। यानी कि 18 प्लस 5 23 हो गए, यानी कि वो जो है वो शिगार पब्लिक को 23 रुपए की पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया कि भाई देखो जब टैक्स लग जाएगा इतना ज्यादा तो कहीं ना कहीं लोग प्राइस हाई होने की वजह से उसे कम कंज्यूम करेंगे, और जो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का पार्ट है, क्योंकि अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा समाज अल्कोहलिक होता चला जाएगा, ठीक है, चाहे लोग दारू पिए, वाइन्स पिए, ठीक है, नीट पिए, कुछ भी अलग तरह की ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर चाहे वो इस तरह के सिगार, सिगरेट्स, ठीक है, बीड़ी, ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। जब इन पर टैक्स इतना हाई होगा तो लोग उसे प्राइस हाई होने से कम कंज्यूम करेंगे, या फिर फैमिली उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, और जब अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वो पार्ट बनता है सोशल वेलफेयर का। इसलिए कई बार एक्सेसिव टैक्स लगाना भी गवर्नमेंट का जरूरी होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ये बात जानती है कि अगर गवर्नमेंट ने इन चीजों को, कई बच्चे पूछते हैं भैया बैन क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट ने अगर इन चीजों को बैन कर भी दिया तब भी वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से बिकेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बिहार गवर्नमेंट, उसने वहां पे दारू को बैन किया था, लेकिन क्या वो बैन हुआ, नहीं, लोग अपने घर में बनाने लगते हैं भाई, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जब उन्हें चाहिए ही वो चीज पीनी ही है तो कम से कम गवर्नमेंट को प्राइस ही हाई कर दे, और जब प्राइस हाई कर देंगे, क्योंकि मुझे एक सीन याद आता है कोविड का, जब कोविड जब चल रहा था तो सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई, और वहां पे लोग लंबी लंबी कतार में खड़े हैं, मतलब जहां पे सब्जी की, ठीक है, जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, चाहे वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, वहां पे कोई भीड़ नहीं है, लेकिन दारू की ठेकों में बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है दारू पीने के लिए। जैसे क्या समझते हैं, हमारा समाज ऑलमोस्ट अल्कोहलिक है, खासकर यूथ हमारा अल्कोहलिक होता जा रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये काम अच्छा कर रही है कि वो टैक्स को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, और जब प्राइस इंक्रीज करते हैं तो लोग की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है उस चीज को कंज्यूम करने की, या तो कम कंज्यूम करेंगे या उन्हें कंजप्शन बंद करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, तो ये चीजें होती हैं। तो उम्मीद है आपको रिबेट का मतलब समझ में आ गया होगा और एक्सेसिव टैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि रिबेट और टैक्स से फायदा क्या होता है भैया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है ना, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो एक सिंपल सी बात है कि देखो टैक्स में छूट मिली, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे, उन्हें हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी, क्योंकि कंजप्शन जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई उस चीज के लिए। भाई बस समझ तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या था, इसका टॉपिक यहाँ पे है, यहाँ समझते हैं, यहाँ पे पर यूनिट टैक्स बजट। जब यहाँ पे नो रिबेट है, ये वाला कंसेप्ट, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, इन सारे उसमें ट्रायंगल में हमारे पास ऐसे फिजिबल है कि अटेनेबल रीजन है कंज्यूमर के लिए जहां पे टैक्स हमारे पास क्या है, कोई भी रिबेट नहीं है, हम टैक्स भरे तो हम यहाँ पे कंजप्शन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर पर यूनिट टैक्स रिबेट कर दिया तो हम कंज्यूम करेंगे यहाँ, तो हमारा ये यू शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, जब रिबेट मिलेगा तो एक तरह से कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ जाएगी तो ज्यादा खर्चा करेगा, तो वो इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता है, जो अब इसके अटेनेबल रीजन यहाँ से बढ़ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी बात समझ में, एक होता है नो टैक्स रिबेट, तो इस पॉइंट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो इसमें बोल रहा हूँ इस पे, ठीक, और ये सारा पोर्शन मिल सकता नो टैक्स रिबेट का, यानी कि जब टैक्स में किसी तरह की रिबेट ना मिले। अब आते हैं मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर फॉर वन पर्सन, ठीक है, मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर ऑफ वन पर्सन। और ध्यान रखना एग्जाम में अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, जिनका एग्जाम कल है, वो भाई एक बार इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को जरूर स्टडी कर लेना, जो आपको इस सीरीज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस मैंने इक्विलिब्रियम के ऊपर काफी वीडियोस बनाई हुई है, जहां पे मैं समझता हूं डिमांड और सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट किया जाता है। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा था जब इग्नू का पेपर हुआ था, सेम सब्जेक्ट का और इसी ईयर का, अभी भी पेपर हुआ था, मेरे सबसे तारीख याद नहीं है, आज से ज्यादा नहीं 8-10 दिन पहले की बात है। आई बस उससे मैंने ये न्यूमेरिकल देखा होता, तो उस कंसेप्ट को जरूर स्टडी कर लेना जिनका कल एग्जाम है। हाँ, जिनका एग्जाम 5 दिन बाद है उनको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगा और साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे।
आई बात समझ में? तो अब यहाँ समझते हैं। तो मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर फॉर 1%, अब 1% का वेलफेयर कैसे चेंज होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर फॉर 1% इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी और इवेंट। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी और इवेंट क्या लेके आ रही है। देखो पॉलिसी और इवेंट है, या तो वो कंज्यूमर के यानी कि जो आम जनता है उनके फेवर में होगी या फिर फेवर में नहीं होगी। अगर फेवर में होगी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस में रहेगा, 1% सरप्लस में रहेगा। लेकिन अगर फेवर में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। वही बात है, अगर टैक्स एक्सेसिव होगा, ठीक है, किसी नॉर्मल गुड के ऊपर, तो हमने अल्कोहल का एग्जांपल दिया तो बढ़िया है, क्योंकि अल्कोहलिक गुड्स में टैक्स तो अगर बढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। लेकिन अगर किसी नॉर्मल गुड्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया तो इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जेब से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। इस केस में वो उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। तो कंज्यूमर एक तरह से डेफिसिट में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। हो सकता है उसे अपनी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करने के लिए कर्जा लेना पड़े, डेट लेना पड़े। लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में रिबेट लेके आती है, छूट लेके आती है, प्राइसेस को कम करती है मार्केट के अंदर, तो उस केस में लोग कंजम्पशन अच्छे से कर पाएंगे, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी पाएंगे बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के, बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। तो इस केस में हमारे पास गवर्नमेंट जो है मतलब एक तरह से कंज्यूमर सरप्लस में रहेगा। तो ये हमारा होता है मेजरिंग अ चेंज इन वेलफेयर फॉर 1%। तो सिंपल सी बात है, अगर फेवर में नहीं होगी तो वो यहां कंज्यूम करेगा, ये होगा उसका पुराना बजट। लेकिन जैसे ही वो उसका जो फेवर में रहेगी यानी सरप्लस में जाएगा तो वो उसका बजट लाइन आगे शिफ्ट कर जाएगी, वो आराम से हमारा कंजप्शन कर पाएगा। आई बात समझ में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। और ये हमारा होता है, ये जो है ना हमारा ये जो लाइन है, ये हमारे घर से हाइपोथेटिकल बजट लाइन है, ये भी और ये भी जो मैंने क्या बनाएंगे डॉटेड बना रखी है। हाइपोथेटिकल यानी कि जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है कंज्यूमर के जरिए, वो कंज्यूमर अचीव नहीं कर पा रहा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है इस सीरीज का, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं एक साफ बात मानता हूं, अगर मैं जल्दी जल्दी टॉपिक करवा भी दूं तो उसके बेनिफिट्स नहीं होंगे आप लोगों को एग्जाम के अंदर। इसलिए मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सिंगल वीडियो बना रहा हूं जो कि डीप में जा रही है कंप्लीटली, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना बचे। और फिर भी कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और अपनी बुक एक बार रीड जरूर कर लेना। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने।